हेलो एवरीवन। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टॉक एक्सचेंज के बारे में कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। तो स्टॉक एक्सचेंज को पढ़ने से पहले हम लोग जानते हैं कि कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। मनी मार्केट हम लोगों ने पढ़ लिया था कि मनी मार्केट क्या होता है। मनी मार्केट क्या होता है अगर याद हो आपको, तो मनी मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करता है। शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट की चीज़ों को जो है मनी मार्केट में जो है कंप्लीट किया जाता है। और कैपिटल मार्केट जो होता है वो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स के लिए होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट पढ़ा था। फिर हम लोगों ने कैपिटल मार्केट के दो पार्ट्स पढ़े थे। पहला था हमारा प्राइमरी मार्केट, दूसरा था हमारा सेकेंडरी मार्केट। अगर आप लोगों को याद हो तो एक था प्राइमरी मार्केट, दूसरा था सेकेंडरी मार्केट। और प्राइमरी मार्केट के अंदर क्या था कि जितनी भी फ्रेश सिक्योरिटीज थी जिसको फर्स्ट टाइम इशू किया जाता था वो हमारा प्राइमरी मार्केट के अंदर किया जाता था। और सेकेंडरी मार्केट के अंदर सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज के साथ ट्रेड किया जाता था। तो हम लोग सेकेंडरी मार्केट को स्टॉक एक्सचेंज भी बोलते थे, स्टॉक मार्केट भी बोलते थे। तो अब हम यहाँ पे एक जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है स्टॉक एक्सचेंज का, कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, इसके बारे में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज इज अ मार्केट प्लेस वेयर सिक्योरिटीज सच एज स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स आर बॉट एंड सोल्ड। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी जगह है, एक ऐसा मार्केट प्लेस है जहाँ पे सेकेंड हैंड सिक्योरिटी जैसे कि स्टॉक्स और बॉन्ड्स को क्या किया जाता था, खरीदा भी जाता है और बेचा भी जाता है। यहाँ पे बेसिकली जो है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स भी आते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स भी आते हैं। जिनको सिक्योरिटीज खरीदनी होती है वो भी आते हैं, जिनको सिक्योरिटीज बेचनी होती है वो भी आते हैं। अब आगे देखते हैं कि बाय नाउ देयर आर 23 सेबी अप्रूव्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। इंडिया में अभी तक जो है 23 सेबी स्टॉक अप्रूव्ड स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको दिखाने वाले हैं कि कितने स्टॉक एक्सचेंजेस हैं इंडिया में। मैंने यहाँ पे एक आर्टिकल जो है करके रखा हुआ है दिखाने के लिए आपको कितने स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया में। देखिए यहाँ पे टोटल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में जो है वो है यूपी स्टॉक एक्सचेंज कानपुर, दूसरा है वडोदरा स्टॉक एक्सचेंज वडोदरा, कोयम्बटूर स्टॉक एक्सचेंज कोयम्बटूर, मेरठ स्टॉक एक्सचेंज मेरठ, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज मुंबई, ओवर द काउंटर स्टॉक एक्सचेंज मुंबई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मुंबई, अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज मुंबई अहमदाबाद सॉरी, बैंगलोर स्टॉक एक्सचेंज बैंगलोर, भुवनेश्वर स्टॉक एक्सचेंज भुवनेश्वर, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज कोलकाता, कोचिन स्टॉक एक्सचेंज कोचिन। तो यहाँ पे आपके 23 स्टॉक एक्सचेंज के बारे में मेंशन किया गया है। ठीक है, और इसमें से जो है कितना एक्टिव है, टोटल कितने एक्टिव हैं स्टॉक एक्सचेंज, तो हम लोग उसके बारे में जानते हैं। तो जो टोटल एक्टिव स्टॉक एक्सचेंज है वो है 8 एक्टिव स्टॉक एक्सचेंजेस हैं इंडिया में। ठीक है, अब यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि अगर एग्जाम में 21 स्टॉक एक्सचेंज का ऑप्शन आता है, 23 स्टॉक एक्सचेंज का ऑप्शन नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे? तो आप 21 स्टॉक एक्सचेंज पे ही टिक लगाएंगे। हाँ, वहाँ पे क्या हो सकता है कि वहाँ पे वो ना माना हो कि मुंबई स्टॉक एक्सचेंज सॉरी बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएससी इन दोनों को जो है वो ना ले और वो 21 ही काउंट करे। तो आप बीएचयू एयू डीयू वाले जितने भी अगर 21 का ऑप्शन आता है तो 21 करेंगे, 23 का ऑप्शन आता है तो 23 करेंगे। ठीक है चलिए अब आगे देखते हैं फीचर्स ऑफ स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट के क्या क्या फीचर्स हैं। तो यहाँ पे है कि इट इज़ एन ऑर्गेनाइज मार्केट, ये एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि मैंने बताया कि इसको एक बॉडी जो है वो रूल करती है, गवर्न करती है। दूसरा है हमारा इट प्रोवाइड्स अ प्लेस वेयर एग्जिस्टिंग एंड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड। ये एक ऐसी जगह प्रोवाइड करता है जहाँ पे जितनी भी सिक्योरिटी जो ऑलरेडी सेकंड हैंडेड है, जिनको अप्रूवल मिल चुका है सेबी से, वो यहाँ पे खरीदी जा सकती हैं और बेची जा सकती हैं। तीसरा है हमारा कि ऑल द ट्रांजेक्शन्स आर रेगुलेटेड बाय रूल्स एंड बाय लॉज ऑफ द कंसर्न्ड स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पे जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, वेदर वो खरीदा जाता है स्टॉक्स को या फिर बेचा जाता है शेयर्स को, ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें होती हैं ये क्या कहती हैं, इनको जो है नियम और कानून का जो है रेगुलेशन दिया जाता है, नियम और कानून से इनको जो है रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी जो है ऐसी लापरवाही नहीं बरती जाती, यहाँ पे हर तरीके से जो है इसको रेगुलेट किया जाता है। चौथा है हमारा कि इट मेक्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू पब्लिक इन रिगार्ड टू द प्राइसेस एंड वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन्स। ये क्या करता है कि जो हमारी पब्लिक है उनको जो है एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि देखिए हमारे यहाँ जो स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ पे जितने भी हमारे शेयर्स हैं उनके प्राइसेस ये हैं, या फिर वहाँ पे इतनी सेलिंग्स होती हैं, रोज़ रोज़ इतने शेयर्स बिकते हैं, रोज़ रोज़ जो है इतने ये सारे काम होते हैं। तो इन सब के बारे में जो है ये हमको बताता है स्टॉक मार्केट। अब आगे देखते हैं, तो आगे है कि इट मेक्स का, हाँ ये तो हो चुका है ना, इट प्रोवाइड्स रेडी एंड कंटिन्यूअस मार्केट। ये हमको जो है एक कंटिन्यूअस और रेडीमेड मार्केट प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद से है प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट प्राइसेस एंड सेल्स। ये हमको जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, किसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है,
तो प्राइसेस और सेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इसके बाद से है कि हेल्प्स इन मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड कैपिटल फॉर्मेशन। ये हमको क्या करता है, सेविंग्स और कैपिटल फॉर्मेशन में जो है मदद करता है। जैसे कि मैंने बताया कि एक बंदा है, मान लीजिए यहाँ पे ये हमारा स्टॉक मार्केट है, एक बंदा है जिसके पास पैसा है, मतलब उसके पास सेविंग्स है, और एक बंदा है जिसके पास ऑलरेडी शेयर्स है, वो स्टॉक मार्केट में आ रहा है। तो ये खरीद बेचने आएगा और ये इंसान जो है ये खरीदने आएगा। तो इससे क्या होगा कि ये अपनी सेविंग्स को मोबिलाइज कर रहा है, सेविंग्स को यूज कर रहा है, सेविंग्स को जो है रनिंग में लेके आ रहा है, उसको रनिंग कंडीशन दे रहा है, ठीक है। उसके बाद वो एक जगह उसको इकट्ठा करके नहीं रख रहा है। और ये जो इंसान जो सिक्योरिटीज को खरीदने बेचने आता है, वो क्या करेगा कि अपना कैपिटल फॉर्मेशन करेगा, भाई प्रॉफिट गेन करेगा बेच के सिक्योर, तभी वो बेचेगा जब उसको प्रॉफिट हो। उसके बाद से हमारा बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक एंड बिजनेस कंडीशंस, ये हमारे एक मेजरमेंट की तरह काम कर, एक टूल, मेजरिंग टूल की तरह काम करता है कि जो हमारा इकोनॉमिक कंडीशन है वो कैसा चल रहा है, सही चल रहा है या खराब चल रहा है, ये उसका काम करता है। जैसे कि अगर जो है बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा है तो स्टॉक मार्केट में काफ़ी तेज़ी से जो है सेलिंग और परचेजिंग होगा, ठीक है। और अगर बिजनेस काफ़ी धीमे चल रहा है तो वहाँ पे नहीं होगा, या फिर इकोनॉमिक कंडीशन अगर सही है तभी हमारा स्टॉक मार्केट जो सही से फंक्शन करते हुए दिखाई देगा आपको। अगर हमारे इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं है तो स्टॉक मार्केट का फंक्शन जो है उतना सही नहीं होगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखिए स्टॉक मार्केट में इतना बढ़ावा हुआ, इतनी स्टॉक मार्केट में सेंसेक्स में इतनी गिरावट हुई है, आप लोगों ने सुना होगा ऐसा। तो ये सब चीज़ें जो है वही बिजनेस इकोनॉमिक कंडीशंस पे जो है डिपेंड होती हैं कि कैसा इकोनॉमिक कंडीशंस है, और भी एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जिस पे ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो डिपेंड होती हैं। अब आगे देखते हैं कि बेटर एलोकेशन ऑफ फंड्स, फंड्स का जो है काफ़ी अच्छे से एलोकेशन करना, ठीक है। यहाँ पे स्टॉक मार्केट में क्या होता है, हर लोग इतने ज़्यादा गुणी होते हैं ना, हर लोग इतने ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं अपने अपने एरिया में कि कहाँ पे पैसा लगाएंगे, तो उन लोगों को बिल्कुल ऐसे माइंड में फिट होता है कि कहाँ पे पैसा लगाएंगे तो कहाँ पे कितने परसेंट का हमको इंटरेस्ट या फिर इन्वेस्टमेंट या फिर रिटर्न आने वाला है, तो उनको बिल्कुल एकदम ऐसे माइंड में फिट होता है। वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं कि कहाँ पे कितना पैसा लगाना है, कहाँ पे कितना पैसा नहीं लगाना है, क्योंकि वो उस मतलब कि 10 साल 15 साल, महीने 2 महीने 4 महीने उसी एरिया में वो लोग काम कर रहे होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो एक्सपर्ट तो होंगे ही। अब आगे देखते हैं कि मेथड ऑफ ट्रेडिंग इन स्टॉक एक्सचेंज, किस तरीके से जो है हम लोग स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो पहला है हमारा सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर, ठीक है। ये जो इतने सारे मेथड है ना, यहाँ पे जितना मेथड दिया हुआ है ये जो मेथड है ना, ये समझ लीजिए ये पुराने मेथड है, दादा आदम के ज़माने के मेथड है। हालांकि अब भी होता है लेकिन उतना नहीं होता है। अभी हम लोगों ने एक दुनिया भर के हम लोगों में ऐप दिखाते हैं, आप लोगों को अगर याद हो तो, कि बहुत सारे ऐप दिखा रहे हैं दुनिया भर के ऐड पे कि इसको करिए, इसमें पैसा इन्वेस्ट करिए, ठीक है, इनमें जो है शेयर के प्राइसेस सही सही करिए, बहुत सारे ऐप आ रहे हैं ऐड में दिखा रहे हैं। तो अब तो वो सारे आ गए, इसमें इतने सारी चीज़ें खोलने की ज़रूरत ही नहीं है, इतना सारा टैंट्रम करने की ज़रूरत ही नहीं है, अब वो एक ही ऐप में सब कुछ हो जाना है। तो देखिए पहले के ज़माने में, दादा आदम के ज़माने में कैसे जो है ट्रेडिंग का स्टॉक एक्सचेंज में कैसे होता था, क्या सिस्टम था उसका। तो सबसे पहला है कि सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर, सबसे पहले हम ब्रोकर को सिलेक्ट करते थे, एक एजेंट को सिलेक्ट करते थे, और वो ब्रोकर कैसा होता था, तो या तो वो सेबी के थ्रू रजिस्टर्ड होना चाहिए, और दूसरी चीज़ कि वो एक स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर होना चाहिए, ठीक है। वो सेबी की तरह रजिस्टर्ड हो और स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर हो, हमको उसी ब्रोकर को सेलेक्ट करना है। इसके बाद से है कि ओपनिंग ऑफ डीमेट अकाउंट, एक डीमेट अकाउंट ओपन करना है। डीमेट अकाउंट जो है बैंक वाले ओपन करते हैं, तो डीमेट अकाउंट एक अच्छी जगह से ओपन करना है, और उस अकाउंट को ओपन करने के लिए जो है जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होती है बैंक के पास लेकर जाना है, और बैंक वाले डीमेट अकाउंट ओपन करके आपको दे देंगे। डीमेट अकाउंट क्यों ओपन किया, जैसे कि मालूम है आपको कि आजकल ऑनलाइन वगैरह चीज़ें चल रही हैं, तो वो आपके अकाउंट में जो है शेयर्स को जो है शो करने के लिए जो है डीमेट अकाउंट खोला जाता है, ठीक है। परचेज वगैरह करने के लिए जो है डीमेट अकाउंट को, शेयर्स को परचेज सेल करने के लिए डीमेट अकाउंट खोला जाता है। इसके बाद जो तीसरा नंबर है वो है प्लेसिंग द ऑर्डर, ऑर्डर प्लेस करना। कि अब हम क्या करते हैं कि हम जो है अपने जो भी हमारा ब्रोकर होता है जिसको हम लोगों ने अपॉइंट किया होता है, उसको हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे, देखो भैया इतने रुपए का शेयर जो है मेरे खाते में खरीद दो, ठीक है, खरीद के रख दो। अब क्या करेगा ब्रोकर जो है, आप मेरी बात तो सुन लिया कि ठीक है आपने बोला कि आपको शेयर खरीद के रखने हैं, तो अब ये ब्रोकर ने क्या करना है कि अब उसने जाना है अपना लैपटॉप खोलना है। अब देखना है कि टिंग 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 1000 रुपये तक का, मैंने बोला उससे कि लो रिलायंस का 1000 रुपये का शेयर खरीद के रख दो, 1000 के कुछ 10-15 शेयर खरीद के रख दो। अब वो उसने खोला खोला देखा कि अरे रिलायंस का नाम तो महंगा चल रहा है, रिलायंस 1000 का नहीं है, 1100 रुपये का है। तो अब बोलेगा नहीं 1000 का नहीं, 1100 रुपये का है। तो अब हम बोलेंगे कि ठीक है देखो किसी और का है, तो जो भी चीज़ें जो हम लोगों में सहमति हो गई किसका शेयर खरीदना है, अब मैंने उसको बोल दिया कि देखो इसका शेयर खरीद के रख दो। अब उसने शेयर खरीद लिया। अब वो क्या करेगा कि एग्जीक्यूटिंग ऑर्डर करेगा, ठीक है। अब वो ऑर्डर को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, मतलब कि जो मैंने बोला कि ठीक है चलो ये वाला शेयर खरीद दो, तो अभी क्या करेगा, ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद क्या करेगा, वो एक कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करेगा, जो भी हमारा जो होगा
ब्रोकर होगा वो हमको एक कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करेगा। और वो कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट नोट वो होता है, देखिए कॉन्ट्रैक्ट नोट वो होता है जिसमें जो है शेयर के प्राइसेस के बारे में, ठीक है, शेयर की क्वांटिटी के बारे में, और शेयर क्या खरीदा गया है, कितने में खरीदा गया है, कैसे खरीदा गया है, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में, डेट टाइम सब कुछ जो है इसमें मेंशन होता है। इसके बाद आता है हमारा डिलीवरी ऑफ शेयर एंड मेकिंग पेमेंट। अब क्या होता है, शेयर आ जाता है और हमने पेमेंट कर देना होता है। यहाँ पे पेमेंट करने को हम लोग सेटलमेंट साइकिल बोलते हैं, और ये जो सेटलमेंट साइकिल होता है वो T+2 डेज का होता है। मतलब कि हम लोग ट्रेडिंग डेट से जो है 2 दिन और नेक्स्ट डेज में, नेक्स्ट 2 डेज में जो है हम लोग उसका पेमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुरंत पेमेंट करना है आपको, आप उसके नेक्स्ट 2 डेज में पेमेंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सेटलमेंट साइकिल T+2 मतलब समझ जाइएगा ट्रेडिंग प्लस 2 डेज, 2 आने वाले दिन में जो है हम लोग पेमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जानते हैं हम लोग स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में कि क्या कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंजेस है जो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़े हैं ना। यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, इस अप्रूव्ड स्टॉक, तो इसमें कुछ आपके जो मेन इंपॉर्टेंट स्टॉक एक्सचेंजेस होंगे हम लोग जरा सा उनके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, BSE के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो वो हुआ था 1875 में। जो इसके चेयरमैन हैं वो हैं विक्रमादित्य सेन, और जो इसका लोकेशन है वो है मुंबई, ठीक है, मुंबई में ये सेटअप हुआ था। और ये एशिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो एशिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने बोर्ड सिस्टम पे इंट्रोड्यूस किया, एक तरीके का ऑनलाइन ट्रेडिंग है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, शेयर्स को खरीदने और बेचने के लिए। इसके बाद से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को दलाल स्ट्रीट के नाम से भी जाना जाता है। और इसको एक परमानेंट रिकॉग्निशन कब मिला था, परमानेंट बॉडी ये कब बनी थी, तो वो बनी थी अंडर सिक्योरिटीज एक्ट 1956 के तहत जो है इसको परमानेंट रिकॉग्निशन जो है वो मिल चुका था, ठीक है। अब हम लोग जो दूसरा पढ़ने वाले हैं वो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया जो है उसको सेबी के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया था 1993 में। और इसने अपना काम कब स्टार्ट किया था, तो 1994 में इसने अपना काम स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। देखिए ये दोनों डेट जो है काफ़ी अलग है। 1993 में इसको क्या किया गया था, रिकॉग्नाइज किया गया था। 1994 में इसने अपना काम स्टार्ट किया था। अब देखिए इसको सेटअप करने में कौन कौन सी कंपनीज ने जो है हेल्प किया था, तो ये थी कोऑपरेट किया था, तो ये थी ITB, ICICI और LIC। इन तीनों कंपनीज ने जो कोऑपरेट किया था इसको सेटअप करने के लिए। और इसका जो सेटलमेंट का टाइम पीरियड होता है वो होता है 15 दिन का, ठीक है। 15 दिन के अंदर डिलीवरी और पेमेंट हो जाता है, ठीक है। डिलीवरी और पेमेंट दोनों हो जाता है 15 दिनों के अंदर अंदर। अब जो NSEI के 2 सेगमेंट है, एक है कैपिटल मार्केट सेगमेंट, दूसरा है मनी मार्केट सेगमेंट। अब कैपिटल मार्केट सेगमेंट में क्या करता है कि जितने भी डिबेंचर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स होते हैं और प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो इन सब में डील करता है, ठीक है। और मनी मार्केट सेगमेंट में क्या होता है कि जितनी भी T बिल्स होती हैं यानी कि ट्रेजरी बिल्स होती हैं, कमर्शियल पेपर्स होते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स होते हैं, तो वो इन सब चीज़ों को किस में डील करता है, मनी मार्केट सेगमेंट में डील करता है। तो मेरे ख्याल से आपको BSE और NSE समझ में आ गया। BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो हुआ था स्टैब्लिश 1875 में, जिसके चेयरमैन है विक्रमादित्य सेन, जिसका लोकेशन है मुंबई। ये एशिया का आज भी सबसे पहला और सबसे लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। BSE ने ही जो बॉल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, ये समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पे NSEI के बारे में, तो NSEI को जो है रिकॉग्नाइज किया गया था सेबी के द्वारा, कब किया गया था, 1993 में किया गया था। 1994 में अपना काम इसने स्टार्ट कर लिया था। उसके बाद से इसको किसने सेटअप किया था, तो ITB, ICICI, LIC जैसी कंपनियों ने इसको सेटअप किया था। और इसका जो सेटलमेंट पीरियड होता है वो 15 दिन का होता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं OTCEI के बारे में। तो OTCEI क्या है, तो ये एक बेसिकली एक कंपनी है जो इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1990 में अंडर कंपनीज एक्ट 1956। ध्यान दीजिएगा, OTCI को कब इस्टेब्लिश किया गया था, 1990 में। और किस कंपनी एक्ट के तहत किया गया था, तो कंपनीज एक्ट 1956 के तहत जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था। लेकिन 1990 में तो ये इस्टेब्लिश हो गया था, इनकॉर्पोरेट हो गया था। लेकिन इसने काम करना कब स्टार्ट किया था, तो 1992 में स्टार्ट किया था। और अभी इसका कोई भी जोग्राफिकल लोकेशन नहीं है, इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है कि हम बोले कि चलो ये मुंबई में है तो चलो यहाँ से मुंबई में जाकर ट्रेड करके आते हैं, नहीं। इसका कोई जोग्राफिकल लोकेशन नहीं है, फुली जो है ऑनलाइन है, फुली कंप्यूटराइज्ड है। और इसका जो सिस्टम है वो ट्रांसपेरेंट है, मतलब कि हम लोग जो है यहाँ पे आसानी से जो चीज़ों को एक्सेस कर पाते हैं कि हाँ देखें यहाँ पे क्या चीज़ें चल रही हैं, कितने जो है प्राइसेस चल रहे हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों को हम लोग आसानी से एक्सेस कर पाते हैं। अब यहाँ पे आता है
कि इसको प्रमोट किया गया था किसके द्वारा, यूटीआई, आईसीसीआई, एलआईसी और जीआईसी, जितने भी कंपनीज हैं इनके द्वारा जो है इसको प्रमोट किया जाता है। और ये है कि इट वाज सेटअप टू प्रोवाइड स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज टू एक्सेस कैपिटल मार्केट फ्रॉम फॉर रेजिंग फंड। ये कब सेटअप किया गया था, क्यों सेटअप किया गया था, तो ये इसलिए सेटअप किया गया था ताकि जितनी भी छोटी और मीडियम साइज की कंपनीज हैं वो कैपिटल मार्केट से जो है पैसा उठा सके, कैपिटल मार्केट से पैसा जो है इनको मिल सके। और इसका जो सेटलमेंट पीरियड होता है वो 1 वीक का होता है। मैंने बताया कि एनएससी का जो सेटलमेंट पीरियड होता है वो 15 डेज का होता है, लेकिन इसका जो सेटलमेंट पीरियड होता है वो 1 वीक का होता है। तो बेसिकली आपको ये चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। अभी हम लोग सेबी और उसके कुछ रेगुलेटरी बॉडीज़ पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी बस आपको इतना बताने वाले हैं कि आपको ये चीज़ें तो कंप्लीट समझ में आएंगे। स्टॉक एक्सचेंज के बारे में फीचर्स पढ़ लिए हमने, स्टॉक एक्सचेंज के मेथड पढ़ लिए कि क्या क्या मेथड होते हैं, किस तरीके से हम लोग करते हैं, सेटलमेंट साइकिल पढ़ा हम लोगों ने, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पढ़ा, बीएससी, एनएससी और ओटीसीआई के बारे में हम लोगों ने पढ़ दिया। ओटीसीआई का फुल फॉर्म आपको मालूम है, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ठीक है चलिए अब हम लोग मिलने वाले हैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे सेबी और रेगुलेटरी बॉडीज़ के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।